हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, और यहाँ से निश्चित रूप से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी परीक्षा से संबंधित, इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आज आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। महत्वपूर्ण टॉपिक से शुरुआत करते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति, समाज, देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की घटना आदि कालक्रमिक विवरण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो ये आपका राजतरंगिणी को माना जाता है। ठीक है, राजतरंगिणी को माना जाता है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक, याद रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, आहत सिक्के कहलाता है उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्का। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, याद रखिएगा। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में प्रागैतिहासिक खोज करने का श्रेय ये आपका डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज ने ही भारत में प्रागैतिहासिक खोज का जनक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है आपके सामने दिया हुआ भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो ये आपका है स्टुअर्ट पिंगट का। ठीक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया की कृति किसके है? लेखक कौन है? तो ये आपका है स्टुअर्ट पिंगट। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा के दौरान भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया था। इंतु शब्द का प्रयोग किया था। जब चीनी यात्री भारत आए थे तो भारत में यात्रा के दौरान जो है इंतु शब्द का प्रयोग किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को आपका अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। चलते हैं अगला टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। ठीक है, लिपि के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। अगले टॉपिक के सामने चलते हैं। अगला टॉपिक है दिया हुआ सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख यह जो है आपका हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख जो है हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो प्राचीन भारत का सर्वप्रथम जो है आपका बी ए स्मिथ ने सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास का तैयार किया था। भारत का प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास। ठीक है, सुनियोजित इतिहास
यह तैयार किसने किया था? B.A. स्मिथ ने किया था। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास, ठीक है, सुनियोजित इतिहास तैयार करने वाला कौन था आपका? यह था आपका B.A. स्मिथ था। अब यहाँ पर है इतिहास, ठीक है, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल किसे कहा गया है? तो इसमें है मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ये आपका है प्रागैतिहासिक काल। ये याद रखिएगा, मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक ये आपका है प्रागैतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल है आपका 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, और ऐतिहासिक काल है आपका 600 ईसा पूर्व से आगे की, ठीक है। तो इस तरह से इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो अब यहाँ पर है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा गया? तो यहाँ पर लिखा गया है कि पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो ये आपका है ना पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र साधन है आपका प्रागैतिहासिक काल को जानने का एकमात्र साधन है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा है आपका लिखित साक्ष्य, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अपठनीय है। लिखित साक्ष्य है लेकिन इसको पढ़ना संभव नहीं है, अपठनीय है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल को, ऐतिहासिक काल क्या है? तो ऐतिहासिक काल जो है ये आपका पुरातात्विक एवं साहित्य दोनों के प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है, ठीक है। ऐतिहासिक काल में क्या है कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है आपका ऐतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन इसका पढ़ने का एकमात्र साधन है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। आदि ऐतिहासिक काल में क्या था कि लिखित साक्ष्य है उपलब्ध है, लेकिन यह फिर अपठनीय है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और ऐतिहासिक काल में क्या कि पुरातात्विक एवं साहित्य दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। तो इस तरह से हम इतिहास की जो 3 कालखंडों में बांटा गया था, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, और सभी को हम पढ़ लिए, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल मानव की उत्पत्ति आपका 3000 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल का समय है आपका 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, और आपका ऐतिहासिक काल का है क्रम आपका 600 ईसा पूर्व से आगे तक। अब है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया हुआ टॉपिक, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का क्या है आपका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो है ना जेम्स प्रिशप ने पढ़ा था, याद रखिएगा। जेम्स प्रिशप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ऑप्शन यहाँ पर पूछा जाएगा तो परीक्षा में ऑप्शन आपका हो जाएगा जेम्स प्रिशप, राइट। 1837 ईस्वी में इसने पढ़ा था आपका ब्राह्मी लिपि को। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिशप ही सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, याद रखिएगा। जेम्स प्रिशप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था कब? 1837 ईस्वी में। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है दिया हुआ आपके सामने, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? भारत के प्राचीनतम ग्रंथ आपका है कौन सा ग्रंथ है? महाभारत है, और इसका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक दिया हुआ है, अगला टॉपिक आता है पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा थे वैवस्वत मनु, ठीक है। वैवस्वत मनु पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीन राजा थे, ठीक है, वैवस्वत मनु। अगला टॉपिक आपके सामने, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु पुराण में जो गुप्त वंश का उल्लेख है, ठीक है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का उल्लेख है वायु पुराण में। अगला है
कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास को जानकारी मिलती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, याद रखिएगा। तो ये ही कौटिल्य है, ठीक है। कौटिल्य जिसको क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कहते हैं, ठीक है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे और कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है सामने दिया हुआ, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है, कल्पसूत्र से, ठीक है, याद रखिएगा। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। अब चलते हैं यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बॉक्स में दिया हुआ है प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या है? ये आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम इस वीडियो की फिर हम आपका अगला चैप्टर लेकर आएंगे। तो वीडियो पर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में अधिक से अधिक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।